चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनके कामों का असर आज भी हम सब पर बहुत गहरा है। एक ऐसी महिला जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बदला बल्कि लाखों करोड़ों लड़कियों का भविष्य ही बदल कर रख दिया। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां क्लासरूम में सिर्फ सर हों, कोई मैम ना हो, जहां लड़कियों को पढ़ाने का ख्याल तक किसी के मन में ना आए। सुनने में अजीब लगता है ना? तो पता है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। 19वीं सदी में भारत की यही सच्चाई थी। शिक्षा पर कुछ ही लोगों का हक था और महिलाओं के लिए तो इसके दरवाजे समझिए कि लगभग बंद ही थे। पर फिर मैदान में उतरी सावित्रीबाई फुले। तो चलिए उस दौर में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहां नियम इतने सख्त थे कि एक महिला टीचर का होना तो छोड़िए, ऐसा सोचना भी एक गुनाह माना जाता था। सावित्रीबाई का सफर जो शुरू हुआ ना, वो उनके बचपन से ही था। और उनकी पढ़ाई, अरे वो कोई आम पढ़ाई नहीं थी। वो तो समाज के खिलाफ सीधी सीधी एक बगावत थी, एक विद्रोह। उनकी राह में चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। 1831 में एक ऐसे समुदाय में जन्म हुआ जिसे समाज में पिछड़ा माना जाता था। सिर्फ 9 साल की उम्र में शादी हो गई और पढ़ाई लिखाई पर तो पूरी तरह से पाबंदी थी। एक बार तो उनके पिता ने गुस्से में उनकी एक किताब तक फाड़ दी थी, ये कहते हुए कि जिस जाति में हम पैदा हुए हैं उसमें हमें पढ़ने का कोई हक नहीं है। लेकिन वो चिंगारी तो अब आग बन चुकी थी। उनके पति ज्योतिबा फुले, जो खुद एक महान समाज सुधारक थे, उन्होंने सावित्रीबाई की इस लगन को पहचाना। जब वो खेतों में उनके लिए खाना लेकर जातीं तो ज्योतिबा उन्हें वहीं छिप छिप कर पढ़ाते थे। ये उन दोनों का पहला साझा विद्रोह था और इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। जैसे ही परिवार को पता चला, दोनों को घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल दिए जाने के बाद भी वो रुके नहीं, बल्कि उनका इरादा और पक्का हो गया। अब लड़ाई सिर्फ अपनी पढ़ाई की नहीं थी, अब इस ज्ञान को हर लड़की तक पहुंचाना था। ये उनके सफर का अगला और सबसे अहम पड़ाव था। जरा सोचकर देखिए, उम्र सिर्फ 17 साल। जी हां, जब सावित्रीबाई महज 17 साल की थीं, तब उन्होंने अपने पति और दोस्तों फातिमा और उस्मान शेख के साथ मिलकर 1848 में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोल दिया। उस उम्र में जब ज्यादातर लोग अपना भविष्य सोच रहे होते हैं, वो दूसरों का भविष्य बना रही थीं। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। समाज के ठेकेदारों को ये बात हजम नहीं हुई। जब भी वो स्कूल के लिए घर से निकलती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते, कीचड़ और यहां तक कि गोबर भी फेंकते थे। उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती थी, हर तरह से अपमानित किया जाता था। पर इन हमलों का उन्होंने जो जवाब दिया ना, वो उनकी हिम्मत की एक मिसाल है। वो अपने साथ हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थीं। रोज स्कूल पहुंचकर उस गंदी साड़ी को बदलती और फिर पूरी शान से लड़कियों को पढ़ाती। उनका संदेश साफ था, तुम मुझ पर कीचड़ फेंक सकते हो, पर मेरे इरादों को मैला नहीं कर सकते। रोज रोज की ज्यादती के बीच एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया। एक आदमी ने उनका रास्ता रोककर उन्हें धमकाना शुरू किया। सावित्रीबाई डरी नहीं, वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने आगे बढ़कर उस आदमी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस एक थप्पड़ की गूंज शायद पूरे इलाके में सुनाई दी और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई उन पर हाथ उठाने की। देखिए, सावित्रीबाई का मिशन सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि समाज में महिलाओं पर हर तरफ से जुल्म हो रहा था और उन्होंने इन सभी कुरीतियों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। अब ये समझने के लिए कि उनकी लड़ाई कितनी बड़ी थी, उस जमाने की कुछ सामाजिक बुराइयों को जानना जरूरी है। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और लड़कियों को जमते ही मार देना, ये सब उस वक्त आम बातें थीं। सावित्रीबाई ने इन सारी बुराइयों पर समझिए एक साथ हमला बोला। उन्होंने बेसहारा विधवाओं के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, नवजात बच्चियों को बचाने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया और तो और उन्होंने एक विधवा के बेटे को गोद लेकर समाज के जातिवादी नियमों को भी सीधी चुनौती दी। और ये किस्सा तो उनकी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उस जमाने में जब छुआछूत अपने चरम पर था, उन्होंने अपने घर के आंगन में एक कुआं खुदवाया और उसे हर उस इंसान के लिए खोल दिया जिसे समाज अछूत कहता था। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह बराबरी का एक जीता जागता संदेश था। सावित्रीबाई सिर्फ एक एक्टिविस्ट ही नहीं थी, वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवयित्री और लेखिका भी थी। और उनकी कलम उनके विचारों का सबसे बड़ा हथियार थी। उनकी कविता की बस ये पंक्तियां सुनिए, वो सीधे सीधे तर्क और विज्ञान की बात करती थीं। वो लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालकर सोचने पर मजबूर करती थीं। उनकी कविताएं समाज की रूढ़िवादी सोच पर एक करारा तमाचा थीं।
अब अपने इन विचारों को एक आंदोलन का रूप देने के लिए 1873 में उन्होंने और ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका एक ही मकसद था, जातिवाद और धार्मिक पाखंड के खिलाफ लड़ना और एक तर्क पर आधारित बराबरी वाले समाज का निर्माण करना। चलिए अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी पड़ाव की और उस विरासत की जो वो हम सब के लिए छोड़कर गईं। साल था 1897। पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली। उस मुश्किल घड़ी में सावित्रीबाई और उनके डॉक्टर बेटे यशवंतराव लोगों की सेवा में जुट गए। वो खुद बीमार लोगों को अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल तक लाती थीं और इसी सेवा के दौरान वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं। 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। उन्होंने जीते जी भी समाज की सेवा की और जाते जाते भी। उनके काम का असर देखना है तो ये नंबर देखिए। सिर्फ 4 सालों में 1852 तक उन्होंने और ज्योतिबा ने मिलकर 18 स्कूल खोल दिए थे। उस जमाने के घोर विरोधी माहौल में यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक क्रांति थी। और 1851 तक ही उनके स्कूलों में 150 से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही थीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 150 रोशन भविष्य थे, 150 आजाद दिमाग थे, 150 टूटी हुई जंजीरें थीं। आज उनकी विरासत हर जगह जिंदा है। पुणे विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाएं उन्हीं के सपनों को आगे बढ़ाती हैं। और सबसे बढ़कर आज हर क्लासरूम में जो मैम हमें पढ़ाती हैं ना, वो सावित्रीबाई के उसी संघर्ष की जीती जागती निशानी है। तो आखिर में एक जरूरी सवाल हमारे लिए भी है। सावित्रीबाई ने अपने जमाने की गलत परंपराओं से जंग लड़ी। आज हमारे समाज में ऐसी कौन सी सोच या कौन सी परंपरा है जिसे चुनौती देने की जरूरत है? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।